नमस्ते, मेरा नाम नेहल अग्रवाल है। मैं फिजियोथेरेपी से फैकल्टी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है नर्व का और नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा है? क्योंकि ये सेंटर में सिचुएटेड होते हैं और जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो ये लोग ही कोऑर्डिनेट करके वापस अपने बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकल रही होती है, जो अपने अदर बॉडी पार्ट्स तक जा रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो अपने इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हम वॉलेंट्री एक्शंस जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, वो होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप से होता है। पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो सिंपैथेटिक वाला होता है ये हमारा कब एक्टिवेट होता है? जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, फियर और फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, तब हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। फॉर जस्ट एग्जांपल, अभी आपसे बोले कि आपका 1 घंटे बाद वाइवा है, तो आप लोगों का बीपी, हार्ट रेट सब बढ़ जाएगा। तो ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जैसे ही मैं बोलूँ कि नहीं, अभी मैं मजाक कर रही थी कि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप रिलैक्स्ड हो जाओगे, कूल डाउन हो जाओगे, वो होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। जो हम रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक ही एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, अब हम ब्रेन के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन है और ये, ठीक है, जो ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन और इसका दूसरा नाम है प्रोजेनसिफिलॉन। इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, मतलब कौन कौन से ब्रेन के पार्ट आते हैं? पहला आता है सेरिब्रम, दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो मिड वाला पार्ट होता है ब्रेन का, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन और इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं मेसेनसिफिलॉन। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन और इसको हम रोम्बेनसिफिलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, एक तो सेरिब्रम आता है, सेरिबेलम, और दूसरा आता है पोन्स। ठीक है, और जो बाकी का जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट बच गया ये वाला, इसमें हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। ठीक है, और जो ब्रेन है वो आगे एक्सटेंड होके, जो ब्रेन स्टेम है वो आगे एक्सटेंड होके स्पिनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फोरामेन मैग्नम से हमारी बैक को कवर करती है। ठीक है, अब ब्रेन की कुछ लेयर्स होती हैं, पूरी स्पाइनल कॉर्ड तक आती है ये। ठीक है, कवरिंग्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पाया मेटा। ठीक है, सेकेंड वाली जो होती है हम उसको बोलते हैं
अरेक्नॉइड मैटर। और जो थर्ड वाली होती है, जो सबसे लास्ट वाली होती है, आउटर वाली होती है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। अब जो पायोमीटर और अरेक्नॉइड मीटर का जो बीच का स्पेस है, हम उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है। और जो ये वाला स्पेस है एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच का, इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अब जो हमारा CSF होता है वो कहाँ फ्लोट करता है? इस वाले एरिया में, सब एरेक्नॉइड स्पेस में पूरा हमारा CSF फिल्ड होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है ब्रेन को, और प्रोटेक्ट करने का काम करता है ब्रेन को और स्पिनल कॉर्ड को। ठीक है। इसके बाद अब हम न्यूरॉन्स देखते हैं। ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है? ये ऐसा यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है। जो आगे वाला पार्ट होता है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। डेंड्राइट। ठीक है। और बीच में फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्सॉन कहलाता है। ठीक है। इसमें माइलिन सीथ प्रेजेंट होती है। और जो ये वाली जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है। जो सेल बॉडी होती है उसमें हम कंसिस्ट करते हैं एक न्यूक्लियस। ठीक है। ये रेप्लिकेट नहीं करता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। ठीक है। और फिर डेंड्राइट्स होती हैं जो कि रिसीव करने का, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करती है और आगे सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ भेजने का काम करती है सिग्नल्स को। ठीक है। फिर ये एक्सॉन होता है, लॉन्ग बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है और इस पे माइलिन सीथ की कवरिंग होती है जो कि सॉल्टेटरी कंडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सॉल्टेटरी कंडक्शन फास्ट कंडक्शन होता है। ठीक है। उसको रिस्पॉन्सिबल होती है। और नर्व एंडिंग जो मैसेज है उसको आगे ट्रांसफ़र अनदर न्यूरॉन के ऊपर ट्रांसफ़र कराने का काम करती है। ठीक है। अब न्यूरॉन्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और एफेरेंट न्यूरॉन। दूसरा होता है मोटार न्यूरॉन और इफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है। अब जैसे कोई भी सब्सटेंस होता है, मतलब कुछ भी स्टिमुलस आया अपनी बॉडी में, तो उसका सिग्नल ले जाने का काम कौन करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। ब्रेन तक पहुंचाते हैं सिग्नल और फिर ब्रेन से फिर वापस लेके आने का काम कौन करते हैं? इफेरेंट न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है। जिनको हम मोटार न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टार्स होते हैं। ठीक है। रिसेप्टार्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचा देते हैं सिग्नल्स को। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी एक
प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए, और वो अनकॉन्शियसनेस में होता है, मतलब उसके लिए अपन अवेयर नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉट प्लेट है, उस पर अपन ने जैसे ही टच किया तो अपन अपना हाथ वापस हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। इसको जनरेट करने के लिए हमारे पास एक तो चाहिए होता है एफेरिन न्यूरॉन, ठीक है। सॉरी, पहले चाहिए होता है अपन को रिसेप्टर, फिर अपन को चाहिए होता है एफेरिन न्यूरॉन, फिर हमें चाहिए होता है सेंटर में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर हमें चाहिए होता है इफेरिन न्यूरॉन्स, फिर हमें चाहिए होता है ऑर्गन। जहाँ तक हमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है रिसेप्टर, मतलब कोई भी अगर स्टिमुलस आता है तो हमें सबसे पहले रिसेप्टर से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद एफेरिन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे सेंटर तक लेके जाते हैं उसको, जो कि ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड होता है। और फिर उसके बाद एफेरिन न्यूरॉन्स होते हैं जो वापस लेके आते हैं मैसेज को, और फिर वो ऑर्गन से हमें स्टिमुलस मिला था वहाँ तक वापस पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये होती है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अब रिफ्लेक्सेस भी कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू इनबॉर्न और एक्वायर्ड, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं? जो कि हमारे इनबॉर्न मतलब बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है, हमें उसको सिखाने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अ बेबी, अगर हम उसके माउथ में एक हनी डालेंगे, मतलब हनी अ डिप ऑफ फिंगर हम हनी का डालेंगे तो अपने आप सलाइवा सिक्रीट होने लग जाएगा, हमें उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पर जैसे ही एक्वायर्ड वाला है, एक्वायर्ड वाले में क्या होता है कि हमें उसको सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल कि एक डॉग है, ठीक है। हम अगर कोई भी खाना अगर हमें उसे देना है, पहले हमने खाना दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, खाना देने से पहले एक घंटी बजाई, ठीक है। हमेशा उसको ऐसे ही 1 महीने तक किया, खाना देने से पहले एक घंटी बजाते थे। अब जब हम उसको खाना देंगे 1 महीने बाद घंटी बजा के, तो उसका उस घंटी पे ही सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाएगा खाना आने से पहले, ठीक है। तो ये होता है एक्वायर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं फिर हमारे पास होते हैं फिर हमारे पास होते हैं सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस। अब जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होती हैं वो क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो सुपरफिशियली होते हैं। और डीप वाले जैसे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल में हम देखें तो कॉर्निया पे अगर हम है ना स्टिमुलेट करेंगे तो हमें ब्लिंकिंग ऑफ आइज देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक होता है कंजेक्टाइवा, अगर हमने उस पर भी मतलब स्वैब अड़ाया तो हमें भी कंजेक्टाइवा वाला भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और डीप रिफ्लेक्सेस में जैसे हमें एंकल जर्क देखने को मिलेगा, हमें नी जर्क देखने को मिलेगा, हमें बाइसेप जर्क देखने को मिलेगा, हमें ट्राइसेप जर्क देखने को मिलेगा, ठीक है।
अभी कौन कौन से जर्क होते हैं, जैसे एंकल जर्क है तो अगर हम एक्लिस टेंडन पे स्ट्राइक करेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे हमारी काफ मसल्स में, मतलब प्लांटार फ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नी जर्क में क्या होगा, नी जर्क में अगर हम जो पटेला टेंडन है ना, वहाँ पे जर्क करेंगे तो हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा नी का। बाइसेप जर्क में अगर हम बाइसेप के टेंडन पे अगर जर्क करेंगे तो हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा एल्बो का, ठीक है। और ट्राइसेप पे अगर हम करेंगे तो ट्राइसेप पे अगर हम जर्क करते हैं तो एक्सटेंशन देखने को मिलता है हमें फोर आर्म का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पैथोलॉजिकल भी होते हैं, पैथोलॉजिकल भी होते हैं। जैसे कि पहला होता है बेबेंस्की साइन, ठीक है। ये बेबेंस्की साइन हमें वैसे तो बच्चों में पॉजिटिव देखने को मिलता है, पर धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग ये डिसॉल्व होने लग जाता है। और अगर हमारी कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, मोटार न्यूरॉन कंडीशन होती है, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल जो रिफ्लेक्स होता है वो हमें देखने को मिलता है अडक्शन एंड प्लांटा फ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है, पर बेबेंस्की साइन में हमें ग्रेट टो का डॉर्सी फ्लेक्शन देखने को मिलता है, और बाकी जो अदर फिंगर्स हैं वो फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, मतलब उनका प्लांटार फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उनका हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लांटार फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये बेबेंस्की साइन होता है, ठीक है। ये हमें अपर मोटार न्यूरॉन डिजीजेज में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा होता है दूसरा पॉइंट क्लोनस। क्लोनस एक रिपीटेटिव मूवमेंट है ऑफ मसल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लोनस में एक रिपीटेटिव मूवमेंट होता रहता है, वो हम क्लोनस बोलते हैं उसको, ठीक है।